नमस्कार साथियों, आप सभी का अनअकैडमी पर स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम और यहाँ पर राजस्थान के सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। उदाहरण के तौर पर आरएस का एग्जाम, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, राजस्थान सब इंस्पेक्टर और अन्य सब ऑर्डिनेट जो एग्जाम्स होते हैं, इन सब की हमारे ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, तो जुड़ जाइए दोस्तों हमारे साथ में, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। जैसा कि आपको बताया, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पर आपके लिए पेड कोर्स भी उपलब्ध है, कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको मिलेगा आपको पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, मेगा टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशंस और कई तरह के फायदे आपको उसमें पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा। ठीक है, तो वो पैकेज का फायदा उठाने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना होगा और ये आपको आपका मोबाइल प्ले स्टोर है, वहां से आप इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अनअकैडमी जैसे ही आपने ऐप डाउनलोड किया, तो डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताया जाए तो आपके यूपीएससी का एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे और कई तरह के एग्जाम्स जो होते हैं, उनके कोर्सेज वहाँ पे आपके लिए उपलब्ध होंगे। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, मान लीजिए आपने आरपीएससी का कोर्स खरीदा है या सब्सक्राइब किया है, तो आपको फायदे क्या होंगे? सबसे पहले डेली लाइव क्लासेस मिलेगी और वहाँ डेली लाइव क्लासेस मतलब कि आपको आरपीएससी के जितने भी सब्जेक्ट है उनकी डेली लाइव क्लासेस मिलेगी और उसमें आप लाइव क्लासेस के दौरान ही आप अपने टीचर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और हर एक एग्जाम का एक निश्चित सिलेबस होता है, प्रॉपर सिलेबस होता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं तो हमारी तैयारी बिल्कुल अच्छी होती है। ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। साथ में लाइव टेस्ट और क्विज दी जाएगी, ताकि आप अपने आप का या स्वयं का मूल्यांकन कर सको कि मुझे कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। तो लाइव टेस्ट और क्विज इसमें इंक्लूड है। साथ में ही दोस्तों अनलिमिटेड एक्सेस है। इट मीन्स आपने एक बार कोर्स खरीदा है तो आपको बार बार वीडियो देखने को मिलेगा, आपको बार बार कोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अनलिमिटेड एक्सेस है और किसी भी डिवाइस से देख सकते हो। यदि आपके पास में मोबाइल है तो मोबाइल से देख सकते हो, यदि आपके पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 12 महीने का और 24 महीने का कोर्स उपलब्ध है। ठीक है, तो आप किसी भी कोर्स को खरीद सकते हो। 12 महीने का जो कोर्स है वो आपके लिए 7,000 रुपये में उपलब्ध है। 12 महीने का कोर्स आपके लिए 7,000 रुपये में उपलब्ध है। और यदि आप मेरा कोड JL10 याद रखें, जब भी कोर्स खरीदे तो JL10 कोड को अप्लाई करें। ये कोड अप्लाई करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये है दोस्तों रेफरल कोड। और रेफरल कोड आपको ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे? जब आप कोर्स सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको रेफरल कोड का, और रेफरल कोड में आप ये JL10 लिखे ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद में आपको यही कोर्स 6,300 रुपये में आपको मिलेगा। ठीक है, जो कोर्स 7,000 रुपये मिल रहा था, वही कोर्स आपको अब 6,300 रुपये में मिलेगा। 24 महीने का कोर्स है वो आपके लिए 8,400 रुपये में उपलब्ध है। और यदि आप JL10 कोड अप्लाई करते हो, देखिए 24 महीने का कोर्स आपके लिए 8,400 में उपलब्ध है। और यदि आप JL10 कोड अप्लाई करते हो तो 10% डिस्काउंट के साथ में आपको यही कोर्स 7,560 रुपये में आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक या हमारे लेसन की तरफ। हम पढ़ रहे थे खेल और योगा, और खेल और योगा के अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं। और ये अंतिम जो टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपके सिलेबस में अंतिम जो लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट या लेसन, वो है ओलंपिक खेल और भारत। ठीक है, और साफ साफ सीधा लिखा हुआ है ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की भूमिका और पैरा ओलंपिक खेल। तो अब मैं ओलंपिक खेल के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करनी है, उसके बाद में भारतीय खिलाड़ियों का क्या योगदान है उसमें, उसके बाद में पैरा ओलंपिक खेल क्या है और उसमें भारतीय खिलाड़ियों का योगदान क्या है। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखते हैं ओलंपिक खेल है क्या, उसके बाद में हम देखेंगे भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी कैसी रही है इसमें। ये ओलंपिक खेल को हम मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या 3 प्रकार के ओलंपिक खेल होते हैं। एक तो ग्रीष्मकालीन होता है जो गर्मियों में होता है, एक दूसरा शीतकालीन होता है जो ठंडे इलाकों में होता है विशेष तौर पर,
ठीक है। जैसे बर्फीले जो खेल होते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में जो खेल हो गए हमारे, स्केटिंग वगैरह हो गया, तो अलग अलग तरीके के शीतकालीन ओलंपिक खेल भी होते हैं। और एक जो दिव्यांग खिलाड़ी है उनके लिए विशेष तौर पे पैरा ओलंपिक खेल होते हैं। उसमें आपको पता होगा कि हमारे देवेंद्र झांझड़िया राजस्थान के और सुंदर सिंह गुर्जर वो भी हमेशा भाग लेते हैं और हमेशा मेडल लेके आते हैं वो दोनों खिलाड़ी, ठीक है। तो याद रखना है, ओलंपिक खेल 3 प्रकार के हैं, या 3 प्रकार के ओलंपिक खेल होते हैं: ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और पैरा ओलंपिक खेल। एकदम ओलंपिक खेल के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं, थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं ताकि हमारे पास में कुछ फैक्ट हो। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो हम उसमें कुछ लिख सकते, और यदि बड़ा क्वेश्चन भी आए तो उसमें हम इंट्रोडक्शन में कुछ ओलंपिक के बारे में लिख सके। इसलिए ओलंपिक खेल के बारे में जानकारी हमें इकट्ठा करना जरूरी है, ठीक है। तो हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं, ओलंपिक खेल है क्या, उनका विकास किस प्रकार से होता है, किनका योगदान रहा इनका विकास करने में। ये तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि ओलंपिक खेल विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। ओलंपिक खेल विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड के या विश्व के बेहतरीन खिलाड़ी प्रत्येक देश से या अलग अलग देश से इसमें भाग लेते हैं। और निश्चित तौर पर एक बड़ी भव्य प्रतियोगिता होती है, और इसमें पदक जीतना किसी भी देश के लिए बड़े गौरव की बात होती है। तो विश्व जो ओलंपिक खेल है विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। प्रथम जो ओलंपिक खेल हुए थे, प्रथम ओलंपिक खेल हुए थे वो दोस्तों 776 ईस्वी में हुए थे, 776 ईस्वी। और ये हुए थे दोस्तों यूनान के ओलंपिया में हुए थे 776 ईस्वी में। और इसी कारण ओलंपिक खेल इन्हें कहा जाता है, इसी कारण इन्हें ओलंपिक खेल कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी यूनान के ओलंपिया से, इनकी शुरुआत हुई थी। ये दोस्तों जो खेल खेले जाते थे उस वक्त की बात की जा रही है, तो वो जीसस के सम्मान में खेल आयोजित किए जाते थे, उन्हें प्रसन्न करने के लिए खेल आयोजित किए जाते थे। और उसमें उस समय के खेल खेले जाते, जैसे घुड़सवारी हो गया, पशुओं की दौड़ हो गई, पशुओं की लड़ाई हो गई, और जो जो हमारे कहते हैं जिम्नास्टिक, उस प्रकार के खेल खेले जाते थे। उसके बाद में हमारे जो अलग अलग तरह के खेल उसमें ऐड होते गए। तो पहले तो हमारे प्राचीन खेल ही उसमें खेले जाते थे, ठीक है। एक बड़ा जो कदम लिया गया वो था, ये हमारा जो है, ये ध्यान रखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लिखे 1894 में, ठीक है। 1884 की जगह 1894 करें सबसे पहले। जून 1894 में सोरबोन विश्वविद्यालय में हुए पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल कांग्रेस में प्रत्येक 4 साल में ओलंपिक खेलों के आयोजन करने को स्वीकार किया गया। इट मीन्स 776 के बाद में जो खेल खेले जाते थे वो उसी प्राचीन तरीके से खेले जाते थे, जिसमें कोई नियामक बॉडी नहीं थी, कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो इन खेलों को नियंत्रित कर सके, इनको नियमित कर सके, या उसमें कोई नियम नहीं थे, ठीक है। और कोई किसी प्रकार का चार्टर नहीं था, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं थी खेलों में। और लेकिन उसके बाद में 1894 में पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल कांग्रेस हुआ 1894 में सोरबोन विश्वविद्यालय में। और उसमें कहा गया कि 4 साल में हम ओलंपिक खेलों का आयोजन करेंगे, प्रत्येक 4 साल के बाद में हम ओलंपिक खेलों का आयोजन करेंगे। और उसके लिए दोस्तों 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया, ठीक है। 1894 में ही जब कांग्रेस गठित की गई, कांग्रेस बैठी गई खेलों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, और उसी में ही निर्णय लिया गया कि हम 4 सालों में ओलंपिक खेल आयोजित करेंगे, और इसके लिए एक समिति होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और इसमें दोस्तों जो योगदान रहा इस खेलों को पुनर्जीवित करने में, वो थे फ्रांस के पियरे डी कोबार्टिन। पियरे डी कोबार्टिन ने बहुत बड़ा योगदान दिया वापस से ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने में। तो इसीलिए इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। ये कहा जाता है कि जब ओलंपिक में खेल खेले जाते थे, बात की जा रही है प्राचीन ओलंपिक खेलों की, प्राचीन ओलंपिक खेलों में जब खेल खेले जाते थे उस वक्त का जो स्टेडियम था वो बिल्कुल ध्वंस हो चुका था, और किसी प्रकार की खेल संस्कृति वहां पे बची नहीं थी। लेकिन पियरे डी कोबार्टिन ने वापस से इन खेलों का आयोजन करवाने के लिए वापस से उस स्टेडियम को पुनर्जीवित किया, ठीक है।
और उन्हीं के प्रयासों से वापस ओलंपिक खेलों को जीवित किया गया, उनमें विकास किया गया। विकास के तौर पर जैसे कि मशाल जलाना, ध्वज का निर्माण, ओलंपिक चिन्ह, ओलंपिक शुभंकर और तरह तरह के अवयव उसमें जोड़े गए। तो उन सब में सबसे प्रमुख जो योगदान था वो थे फ्रांस के पियरे डी कोबार्टिन, और इसी कारण इनको अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो ये नाम आप याद में रखें, पियरे डी कोबार्टिन। थोड़ी जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। और जो 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ, इसे भी आप ध्यान में रखें, और इसमें योगदान किसका था? पियरे डी कोबार्टिन का, जिनका आधुनिक ओलंपिक खेलों के आयोजन करवाने पर प्रमुख योगदान रहा। ठीक है, अब देखिए 1776 में जो खेल हुए थे, उसके बाद में 1894 में पियरे डी कोबार्टिन के प्रयास से ओलंपिक समिति का गठन हुआ, और उसके बाद में ही प्रथम आधुनिक खेलों की शुरुआत हुई, और वो जो हुई है वो हुई है 1896 में। 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। अब ये आधुनिक खेल क्यों कहे जाते हैं, प्रथम आधुनिक खेल क्यों कहे जाते हैं, इसका कारण ये है कि इसके लिए एक चार्टर बनाया गया। ठीक है, कुछ नियम थे उसमें उसमें ध्वज है, मशाल है, राष्ट्र जो ओलंपिक गान है, और जो खिलाड़ियों के लिए बाध्यताएं हैं, और तरह तरह के अवयव इसमें जोड़े गए, यानी कि जो आधुनिक रूप दिया गया। इसीलिए इसी कारण इसे आधुनिक खेल कहा जाता है, आधुनिक ओलंपिक खेल कहा जाता है। और इनकी शुरुआत हुई 1896 में, और 1896 में कहाँ हुए दोस्तों? एथेंस में हुए। ये आपको ध्यान में रखना है। 1896 में प्रथम आधुनिक खेलों की शुरुआत हुई एथेंस में। ठीक है, इन प्रथम आधुनिक खेलों में 13 राष्ट्रों के 285 पुरुषों ने भाग लिया, महिलाओं ने इनमें भाग नहीं लिया। आगे हम देखेंगे कि महिलाओं ने कब पार्टिसिपेट किया, और आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार से रही है। तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है। इनमें 9 खेलों में कुल 42 प्रतियोगिताएं हुई, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपसे पूछेंगे नहीं, बस जानकारी के लिए आपको ध्यान में रखना है। तब तक किसी भी देश की कोई ओलंपिक समिति नहीं थी। जब आधुनिक ओलंपिक खेल हुए 1896 में, तब किसी देश के पास में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ओलंपिक समिति 1894 में गठित हो चुकी थी, लेकिन किसी देश के पास में ऐसी कोई विशेष ओलंपिक समिति नहीं थी। अगर ऐसी ओलंपिक समिति नहीं थी, इसलिए दोस्तों स्थानीय क्लब और संस्थाओं के खिलाड़ियों ने ही भाग लिया। किसी देश के प्रतिनिधि के तौर पर किन्हीं खिलाड़ियों ने भाग नहीं लिया, बल्कि जो क्लब थे या कोई संस्थाएं थी, उन्हीं के खिलाड़ी भाग लेते थे। ठीक है, उसके बाद में अब धीरे धीरे उसमें विकास होता है, और विकास होने के बाद में प्रत्येक देश की ओलंपिक समिति बनती है, और ओलंपिक समिति निर्णय लेती है, खिलाड़ियों की लिस्ट बनाती है, उसमें कुछ नियम होते हैं, उनकी खिलाड़ियों की टेस्टिंग होती है, उसके बाद में खिलाड़ियों को भेजा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपको थोड़ा बहुत जानकारी है जो ध्यान रखना है। और इस प्रकार से अब तक 31 ओलंपिक खेल आयोजित हो चुके हैं, 31 ओलंपिक खेल आयोजित हो चुके हैं। 31वां जो ओलंपिक खेल हुआ है वो हुआ 2016 में, हमारे ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। 2016 में हुआ है लेटेस्ट वाला, जिसमें हमारे साक्षी मलिक और पीवी सिंधु ने जो पदक जीता था। यदि आपको याद होगा, एक ने कांस्य पदक और एक ने सिल्वर मेडल, दोनों ने एक एक पदक जीता है, इसके अलावा किसी ने भी नहीं जीता इसमें। ठीक है, तो 31वां जो लेटेस्ट हुआ वो 2016 में ब्राजील में हुआ है। 32वां जो होने वाला है वो 2020 में टोक्यो में, जापान में होने वाला है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये भी टल चुका है। कोरोना वायरस की वजह से ये भी टल चुका है। 2000 जो 33वां होने वाला है 2024 में लॉस एंजल्स में होगा, ये प्रस्तावित किया जा चुका है। तो अब देखते हैं आगे टोक्यो में कब तक होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये थोड़ी सी जानकारी आपको ध्यान रखना है। यदि आपको रिवीजन करना है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 776 में यूनान के ओलंपिया में प्रथम ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। जीसस को सम्मानित के लिए किया जाता था, लेकिन 1984 में सोरबोन विश्वविद्यालय में प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय खेल कांग्रेस का आयोजन हुआ, उसमें यह बताया गया कि हम 4 साल के बाद में ओलंपिक खेलों का आयोजन करेंगे, और इसी के लिए 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख योगदान रहा पियरे डी कोबार्टिन का, जो फ्रांस के थे। उसके बाद में इसी समिति ने 1894 में जो समिति गठित की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने,
उन्होंने 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया जो एथेंस में हुआ। इसमें 13 राष्ट्रों के 285 पुरुषों ने भाग लिया, महिलाओं ने भाग नहीं लिया। और विशेष तौर पर स्थानीय क्लब और संस्थाओं के खिलाड़ियों ने ही भाग लिया, किसी देश के प्रतिनिधि के तौर पर किसी खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया। अब तक इस प्रकार के 31 ओलंपिक खेल आयोजित हो चुके हैं और लेटेस्ट वाला जो हुआ है वो हुआ है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। और इसमें हमारे साक्षी मलिक और पीवी सिंधु ने पदक जीता था। 2020 टोक्यो में होने वाला था, 32वां और 33वां लॉस एंजल्स में प्रस्तावित है। अब ओलंपिक खेलों के विकास के मुख्य अवयव कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से तत्व जुड़े जिसकी वजह से ओलंपिक खेलों का विकास हुआ। तो एक एक करके उन तत्वों को देखते हैं। यदि आपके क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हुए, या 2 नंबर में पूछा जाए कि ओलंपिक खेलों के विकास के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, तो 3-4 नाम आपको पता होना चाहिए और थोड़ी जानकारी उनके बारे में होनी चाहिए। एक तो इसका जो मुख्य अवयव है वो है ओलंपिक चार्टर, यानी एक नियमावली है, ठीक है। ओलंपिक चार्टर है, इसे 1894 में ही तैयार किया गया था जब समिति का गठन किया गया तब। इसका प्रमुख उद्देश्य खेलों के लिए नैतिक और शारीरिक विकास करना, खेलों में नैतिकता होनी चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व शांति तथा खेलों के माध्यम से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, खेलों के माध्यम से देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध हो, स्थापित हो, तो ये ओलंपिक चार्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। नैतिकता बढ़ाना, शारीरिक विकास, विश्व शांति और खेलों के माध्यम से देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, और ये 1894 में इसको तैयार कर दिया गया था। ये दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन आपके आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखें। ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, जिसका अर्थ हिंदी में होता है और तेज, ऊंचा और साहसी। और तेज, ऊंचा और साहसी, ये है इसका ओलंपिक का आदर्श वाक्य। ओलंपिक चिन्ह, जैसा कि आपको पता है, आपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा पहली स्लाइड में, आपस में जुड़े 5 छल्ले होते हैं, ये ओलंपिक का चिन्ह है। इस प्रकार से है कुछ, इस प्रकार से ओलंपिक का चिन्ह है, जिसमें एक छिल्ला जो है नीला, काला, लाल, पीला और हरा, ये 5 प्रकार के इसमें छल्ले हैं, ठीक है। ये दोस्तों 5 महाद्वीपों की एकता को प्रदर्शित करते हैं, 5 महाद्वीपों की एकता को प्रदर्शित करते हैं। और इसे पिएरे डी कोबार्टिन ने 1920 में तैयार किया था, पिएरे डी कोबार्टिन ने 1920 में तैयार किया था, तो आप मान सकते हैं पिएरे डी कोबार्टिन का योगदान इसमें रहा है। ओलंपिक शपथ जो ली जाती है खेलों की शुरुआत में, उसकी शुरुआत हुई है 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में, एंटवर्प ओलंपिक में इनकी शुरुआत हुई है। तो ओलंपिक शपथ का भी याद रखें। ओलंपिक ध्वज सफेद ध्वज होता है दोस्तों, जिस पर ओलंपिक चिन्ह अंकित किया जाता है, और कोबार्टिन ने ही इसको निर्मित किया था, और इसे भी एंटवर्प में ही फहराया गया प्रथम बार, और उसके बाद में लगातार इसको फहराया जाता है प्रत्येक ओलंपिक के पहले, ठीक है। ओलंपिक मशाल की शुरुआत हुई है बर्लिन ओलंपिक की, और बर्लिन ओलंपिक से जो बहुत ज़्यादा फेमस है, हमारे मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने इसमें बहुत योगदान दिया था, बहुत ज़्यादा गोल किए थे, और हमने स्वर्ण पदक जीता था 1936 में। तब से इसकी शुरुआत हुई है ओलंपिक की मशाल जलाने की। और ये खेल शुरू होने से पूर्व ओलंपिया के हीरा या जीएस मंदिर में प्रज्वलित करके लाई जाती है। वहाँ से उस मशाल को जहाँ पर खेल आयोजित किए जाते हैं वहाँ पर लाई जाती है, ठीक है। तो ओलंपिक मशाल की शुरुआत हुई है दोस्तों 1936 में। ओलंपिक गान, इसकी मान्यता मिली है 1958 में, इसको मान्यता मिली है। इस गान को दोस्तों जो जिन्होंने तैयार किया था वो थे स्पिराउस, समारास और कोस्तिम ने। स्पिराउस, समारास और कोस्तिम ने ओलंपिक गान को तैयार किया था, और इसको मान्यता मिली थी 1958 में। ओलंपिक शुभंकर है, इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों 1968 में म्यूनिक ओलंपिक से। म्यूनिक ओलंपिक से 1968 में ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत हुई है। और सामान्यतः राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय पक्षी ही ओलंपिक का शुभंकर होता है, यानी जिस देश में ओलंपिक आयोजित किया जाता है उस देश का कोई राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय पक्षी को ही ओलंपिक शुभंकर बनाया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई है 1968 में। ओलंपिक पदक तो आपको पता ही होगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वालों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिया जाता है।
तो इसमें दोस्तों याद क्या रखना है, देखिए इतना जो हमने पढ़ा है ओलंपिक खेलों के विकास के प्रमुख अवयव। अब आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है या 10 नंबर का क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए कि ओलंपिक खेलों के विकास के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, तो ओलंपिक चार्टर हो गया, ओलंपिक ध्वज हो गया, ओलंपिक की मशाल हो गई, ओलंपिक का आदर्श वाक्य हो गया, ओलंपिक चिन्ह हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि ओलंपिक जो पहले ओलंपिक होते थे उसमें विशेष प्रकार के ना तो कोई नियम थे, ना कोई संहिता थी, या ना कोई उस प्रकार के जो प्रयोजन थे ताकि ओलंपिक को भव्य बनाया जा सके। तो भव्यता दिखाने के लिए, ओलंपिक में भव्यता या फिर सुंदर दिखाने के लिए या प्रतियोगिता को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए उसमें कुछ अवयव जोड़े गए, जिनकी वजह से ओलंपिक का विकास होता है और इससे क्या होता है, आधुनिक जो ओलंपिक खेल है उनकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो, पॉइंट के तौर पर आप बता सकते हो 3-4 अवयव। अब कुछ ओलंपिक से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। तो इस प्रकार से ओलंपिक से रिलेटेड हमारी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओलंपिक खेलों का टेलीविजन पर पहली बार प्रसारण जो हुआ वो 1960 में रोम में ओलंपिक हुआ, वहां से इसकी शुरुआत हुई है 1960 में। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी 1900 में पेरिस में जो ओलंपिक हुए वहां से शुरुआत होती है, उससे पहले महिलाएं ओलंपिक में भाग नहीं लेती थी। ठीक है, इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जब हम महिलाओं की भागीदारी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि महिलाएं किस प्रकार से ओलंपिक में किस प्रकार से एक महिला की वजह से ओलंपिक में महिलाओं को भागीदारी मिली, उसकी कहानी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप याद रखें कि 1900 में पेरिस के ओलंपिक से महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सुनिश्चित हुई। पहली महिला जिसने इस खेल में भाग लिया ओलंपिक में वो थी हेलेन डी पोर्टलस। हेलेन डी पोर्टलस स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी थी, इन्होंने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया। ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जो विजेता है उनमें पुरुषों में है माइकल फेल्प्स, तैराक है यूएसए के, और हमेशा 5-6 स्वर्ण पदक जीत जाते हैं एक ही ओलंपिक में। तो दोस्तों याद रखें, सबसे ज़्यादा जो पदक विजेता है ओलंपिक में यदि व्यक्तिगत तौर पर बात की जाए तो पुरुषों में है माइकल फेल्प्स और महिलाओं में है लटीना लावेनिना। इन्होंने महिलाओं में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं ओलंपिक में। तो ये कुछ जानकारी है, ये आप ध्यान में रखें दोस्तों। तो हमारी ओलंपिक के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तो वो हो गई। अब हमारा जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो है भारतीयों की भागीदारी, भारतीयों की ओलंपिक में भागीदारी। ठीक है, और एक जो बचा हुआ है वो है पैरालंपिक खेल। पैरालंपिक खेल दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, हमारे भारत के संदर्भ में बात की जा रही है। तो देखेंगे दोस्तों, क्योंकि अब 2016 के बाद में कोई ओलंपिक हुआ नहीं है अब तक, तो ये मटेरियल भी आपके ओल्ड हो चुका है, आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ये बात तो निश्चित है। यदि दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए खेल और योगा की, और यदि कोई भी क्वेश्चन हो, आपको यदि पेड कोर्स खरीदना हो, कंप्लीट कोर्स आरएस का यदि आप तैयारी कर रहे हो, आरएस की आपको पूरा कोर्स खरीदना हो, तो आप मेरा कोड JL10 याद रखिए, रेफरल कोड, इसे आप अप्लाई करोगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। प्रत्येक क्लास की आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि आपको लेसन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास हमारी कल होगी और वो होगी भारतीयों की भागीदारी, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कल की क्लास मिस नहीं करें और साथ में पैरा ओलंपिक खेल भी देखने वाले हैं।